केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। सूची में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सरकार के मंत्री, सांसद व पूर्व सीएम के अलावा पार्टी पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल का भी नाम इस सूची में है। आपको बता दें कि आशा केदारनाथ उपचुनाव में टिकट की दावेदारी कर रही हैं। पार्टी के पैनल में उनका नाम सबसे ऊपर है। उत्तराखंड के चमोली में पिछले दिनों हुए हिंदू मुस्लिम प्रकरण को लेकर मुस्लिम नेता ओवैसी के द्वारा एक्स पोस्ट पर दिए गए बयान की कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कार्य करते हैं और जब भी चुनाव आता है उनके द्वारा ऐसे बयान दे दिए जाते हैं जिससे जनता का ध्यान विकास के मुद्दों से हट जाए। ओबीसी को मैं कतई सीरियस नहीं मानता। वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करता है। जहाँ चुनाव होता है, चाहे उपचुनाव हो, चुनाव होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे बीजेपी को पोलराइजेशन ऑफ वोट का जो उनका एजेंडा है वो कामयाब होता है। दूसरा पहलू ये है कि चमोली हो या अन्य कहीं भी जगह हो पूरे भारत में, बीजेपी मुस्लिम्स को, माइनॉरिटी को वो देश का नागरिक ही नहीं मानती। उनका कार्य करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका हमेशा ऐसा रहता है जिससे जो हमारे देश के नागरिक हैं उनमें एक भय पैदा होता है और बीजेपी उस भय का लाभ उठाती है वोट के रूप में, ताकि लोगों का ध्यान विकास से हट जाए, अन्य मुद्दों से हट जाए, जो लोगों से जुड़े मुद्दे उनसे हट जाए। और बीजेपी वही करती है। संविधान के तहत जो प्रदत्त अधिकार एक नागरिक को हैं, उनको तोड़ने मरोड़ने, उनका हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें लगातार करती रही। वही उत्तराखंड में भी हो रहा है। लेकिन ओवैसी जी का ऐसे समय में ये बयान आना, जब हमारे यहाँ उपचुनाव है, निश्चित ही इस ओर को इंगित करता है कि बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। मेरी जो भावना है वो पुष्ट हुई। रुद्रपुर में उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों ने 48 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार किया है। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने 6 सूत्री मांग को लेकर कार्य का बहिष्कार किया है, तो वहीं आगामी 5 नवंबर तक मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है, जिसमें रुद्रपुर डिपो के मोर्चा के दलों में उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन, रोडवेज कर्मचारी ST/SC, श्रमिक संघ और मजदूर संगठन शामिल होंगे। परिवहन निगम कर्मियों का कार्य बहिष्कार रुद्रपुर उत्तराखंड, जहां पर 6 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की भी चेतावनी यहां दी गई है। उत्तराखंड में धामी सरकार जल्द UCC लागू करने वाली है। आपको बता दें कि इस कानून को लेकर आए दिन बयान सामने आते हैं। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। गणेश गोदियाल ने कहा कि धामी सरकार लोगों को बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार समेत बदहाल हुई व्यवस्थाओं के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। अगर हम लोकसभा के आंकड़ों से कंपेयर करें तो भी आपको एक प्रतीत होगा कि केदारनाथ में हम ठीक ठाक स्थिति में तब भी थे। तो अब विधानसभा में तो हम और अच्छी स्थिति में हैं। मैं केदारनाथ से ही आ रहा हूँ, मतलब केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से आ रहा हूँ, और वहाँ पर परसों जब हमने बैठक रखी तो पार्टी के तमाम दावेदारों ने ये संकल्प लिया कि हम सब मिलकर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को जिताएं। हम दावेदारी कर रहे हैं, सबने कहा हम दावेदारी कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हम इस स्थिति में हैं कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए हम दावेदारी कर रहे हैं। और अगर पार्टी, ये तो तय है कि एक ही को टिकट मिलेगा, तो जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसके साथ हैं, पार्टी के साथ हैं और हम चुनाव जिताएंगे। कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश है और उस जोश का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो केदारनाथ में निश्चित रूप में एक बार फिर बद्रीनाथ का जो परिणाम है उसको कालागढ़ टाइगर रिजर्व की सोना नदी रेंज में गश्त के दौरान फॉरेस्ट गार्ड पर टस्कर हाथी ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि हमले में टस्कर हाथी ने अपनी सूंड से फॉरेस्ट गार्ड की पसलियां तोड़ डाली, जिससे फॉरेस्ट गार्ड को बुरी तरह जख्मी हो गया। जिसके बाद गार्ड को बेस अस्पताल कोटद्वार लाया गया, जहां पर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस इस साल देवभूमि रजतोत्सव के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो वहीं स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर अपर जिला अधिकारी विवेक प्रकाश की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में देवभूमि रजतोत्सव का भव्य आयोजन हेतु सभी व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि इस वर्ष 9 नवंबर को राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ का शुभारंभ होगा। एक रजत जयंती की शुरुआत पर शहीदों राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि के साथ तहसील स्तर पर सभी राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा। तो देवभूमि में रजतोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इसी को लेकर कलेक्ट्रेट में सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। देवभूमि रजतोत्सव की तैयारियों को लेकर देहरादून जिला अधिकारी सविन बंसल ने मसूरी पहुंचकर संबंधित विभागों से बातचीत की। देहरादून जिला अधिकारी सविन बंसल ने मसूरी पहुंचकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को शहर की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के आदेश दिए थे। अब जिला अधिकारी के आदेशों का असर दिखने लगा है। जिला अधिकारी ने मसूरी में बंद पड़ी लोकल बस सर्विस को शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए उप जिला अधिकारी ने बस का संचालन शुरू कर दिया है। शटल सेवा को लेकर भी विभागीय अधिकारियों से लगातार बातचीत जारी है। वहीं चार्ज एवरेस्ट में भूमि विवाद को लेकर उप जिला अधिकारी ने दो पक्षों से वार्ता की और शीघ्र ही जांच कर मामला सुलझाने की बात कही है। इधर मसूरी मॉल रोड को 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जेन्युइन है। लोगों का ऐसा कहना है कि इनको कहीं ना कहीं रास्ते से अपने घर में जाने में दिक्कत हो रही है, तो इसी संबंध में इनकी समस्याओं को सुना गया है और इस पे एक प्रॉपर जांच करा करके देखेंगे कि इनको इस प्रकार की असुविधा ना हो। इसको जल्द से जल्द किया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मसूरी में हमारे और भी काम चल रहे हैं, तो इसको प्राथमिकता से लेते हुए इसकी जल्द सुनवाई की जाएगी और समाधान निकाला जाएगा। प्रदेश में भू कानून और मूल निवास की मांग को और तेज करने को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल गुरुवार को से तांडव रैली निकालने जा रहा है। इसके तहत उत्तराखंड क्रांति दल के लोग राजधानी देहरादून के परेड मैदान में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। यूकेडी के अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों की नीति के चलते प्रदेश में 3000 से ज़्यादा गाँव निर्जन हो चुके हैं, साथ ही पहाड़ के पहाड़ भी खाली हो चुके हैं। बिल्कुल सही वो है आपका प्रश्न जो है। 24 साल में आपने देखा होगा इस प्रदेश की ये हालत हो गई है कि 1056 गांव तो पिछले साल की 3 साल पहले की रिपोर्ट में थी कि भूतिया हो गए हैं। आप करेंगे मेरे समझ से 3000 से ऊपर गांव भूतिया हो गए हैं। और पहाड़ में इनकी राष्ट्रीय पार्टियों ने ऐसी नीति चली कि पूरा पहाड़ भी एकदम से खाली हो गया 100 की स्पीड से। और आप देख रहे हो कि प्लेन्स में भी, मैं तो मेरा घर भी है प्लेन्स में भी है, मेरा कृषक भी हूं मैं, तो वहां पे भी प्लेन्स के गांवों में अगर 100 की स्पीड से वहां से खाली हो रहे तो 50 की स्पीड से प्लेन्स के। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी का घेराव किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कह रही थी कि पंचायत चुनाव कराने के लिए हम तैयार हैं और हम भी यह उम्मीद लगा रखे थे कि पंचायत चुनाव जल्द ही कार्यकाल समाप्त होने के बाद कराया जाएगा, लेकिन बीजेपी के मुंह में खून लग चुका है। अब बीजेपी पंचायत में कार्यकारी एसडीएम को प्रबंधक के तर्ज पर बैठाएगी, फिर उनके द्वारा रेवड़ियां बांटी जाएगी। तो पंचायत चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कि बीजेपी के मुंह खून लग चुका है। अब बीजेपी एसडीएम को प्रबंधक के तर्ज पर बैठाएगी, फिर उसके द्वारा रेवड़ियां बांटी जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के, जिनका बयान सामने आया। देखिए, बीजेपी पहले तो कह रही थी हम तैयार बैठे हैं और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि पंचायत चुनाव जल्दी से जल्दी हुए कार्यकाल समाप्त होने के बाद होंगे, लेकिन बीजेपी के मुंह में खून लग चुका है। वो प्रभार ये जो कार्यकारी
जो SDMs इत्यादि को वहाँ बैठाते हैं प्रबंधक के तौर पे और उनके द्वारा रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, उसकी चार्ट लगी है बीजेपी की सरकार और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। और हमको लगता भी था कि प्रशासक बैठा के ये उल्टे सुल्टे काम कराएंगे और अपने जो इनके कार्यकर्ताओं उनकी। उत्तराखंड में यूसीसी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। सरकार को ड्राफ्ट कमेटी ने यूसीसी ड्राफ्ट की नियमावली भी सौंप दी है और अब पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड स्थापना दिवस से पहले प्रदेश को अपना यूसीसी कानून मिल जाएगा। वहीं विपक्ष की तरफ से लगातार इस कानून के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और एक बार फिर से विपक्ष के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इस कानून का पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि यह एक ऐसा कानून है जिसे प्रदेश सरकार नहीं बना सकती है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक कानून प्रदेश सरकार भी बनाए, फिर वही कानून कोई और दूसरा प्रदेश भी बनाए और इस कानून को केंद्र सरकार भी बनाए। देखिए, मैं एक बात बहुत साफ कह रहा हूं कि केवल राजनीतिकरण करने के लिए किसी कानून का दुरुपयोग या सदुपयोग नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ वोट की राजनीति के लिए अगर किसी कानून को ला रहे हैं तो ये उचित नहीं। और वैसे भी कुछ कानून ऐसे हैं जिन पर केवल वो राज्य की सूची के अधिकार से बाहर है। ये समीवर्ती सूची का विषय है जिसपे भारत सरकार कानून बनाए। ये संभव नहीं है कि उत्तराखंड में एक कानून, उत्तर प्रदेश दूसरा कानून, हिमाचल में तीसरा कानून, इस पे पूरे देश के अंदर, क्योंकि ये इशू केवल ऐसा नहीं हो सकता ना कि उत्तराखंड में कोई एक इशू से आपने लागू कर दिया, कानून लागू कर दिया, वही परिवार कल हिमाचल जाए, वो दिल्ली चले जाए, वहां दूसरा कानून। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत का थूक जिहाद को लेकर बयान सामने आया है। हरक रावत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की राजनीति करके आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सलाह देते हुए कहा कि पुष्कर सिंह धामी मेरे छोटे भाई हैं और मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूं कि वह इस तरह की राजनीति न करें। वह अपनी पार्टी की अंदरूनी राजनीति में फंसकर शायद ऐसा कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये सस्ते शब्द देना कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये सिर्फ, मैंने फिर वही कह रहा हूँ, देखिए कोई व्यक्ति इस सस्ती लोकप्रियता के लिए राजनीति करेगा तो बहुत लंबा नहीं चलेगा। मैं पुष्कर धामी मेरा छोटा भाई है, मैं उसको बहुत वो करता हूँ। मैं उससे जरूर कहना चाहता हूँ कि हो सकता है वो अपनी पार्टी में अंदरूनी जो उनकी राजनीति है उसका शिकार हो और उस अंदरूनी राजनीति से उभरने के लिए इस तरह के चीज़ें, सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हों। देखिए कोई व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप थूक जिहाद, अब आप उत्तराखंड में मलिन बस्तियों को लेकर राजनीति लगातार होती ही जा रही है। वहीं कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दे रखे हैं कि जितने भी मलिन बस्तियां हैं उनको लेकर सरकार सही कार्रवाई करे और इसी को देखते हुए कई बार मलिन बस्तियों के ऊपर सरकारी बुलडोज़र भी चला है। बावजूद इसके अभी भी मलिन बस्तियां वैसी ही वैसी हैं। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से जब यह पूछा गया कि वह मलिन बस्तियों को लेकर क्या करने जा रहे हैं तो उन्होंने बताया कि हम मलिन बस्तियों के नियमितीकरण पर विचार कर रहे हैं। सरकार उत्तराखंड में बनी बस्तियां का कार्यकाल फिर से 3 साल के लिए बढ़ाने जा रही है। ना नियमितीकरण करते हैं ना हटाते हैं। मुझे आप ये बताइए, 2021 में तो कोई चुनाव नहीं था, तब क्यों बढ़ाया हमने 3 साल? अरे तो 2021 के बाद 22 का चुनाव तो भाई। नहीं, 22 का चुनाव का मतलब तो आपने निकाय चुनाव की बात हो रही है ना। नहीं सर, तो मैं उसी आधार पे बात कर रहा हूँ। आप लोग बढ़ा देते हैं उसको। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सोल्यूशन की तरफ कब बढ़ेंगे? परमानेंट सोल्यूशन भी करेंगे, लेकिन अभी एकदम जिस समय हम खड़े हैं उस समय हमारे पास यही एक विकल्प था। धामी सरकार उत्तराखंड में युवा नीति के तहत युवाओं को भत्ता दिए जाने की तैयारी कर रही है।
युवा कल्याण एवं नियोजन विभाग के जरिए बनाए गए युवा नीति के ड्राफ्ट में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया है। मौजूदा ड्राफ्ट के कुछ बिंदुओं पर असहमति जताते हुए मंत्री रेखा आर्य ने इस संदर्भ में सभी वर्ग के युवाओं की राय लेने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि युवा नीति के ड्राफ्ट को लेकर मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा देहरादून में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने युवा नीति का फाइनल ड्राफ्ट 12 जनवरी तक तैयार करने को कहा। प्रदेश के हमारे जो युवा हैं उनके संदर्भ में हमको उनकी आकांक्षाओं को जानना है, उनकी ज़रूरतों को जानना है, उनकी चुनौतियों को जानना है। तो उसके लिए निश्चित रूप से हमको और अध्ययन करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे प्रतीत भी होता है। और निश्चित रूप से आज के इस बैठक में इस बात की समीक्षा भी की गई है कि हम लोगों ने जो यूथ पॉलिसी कमीशन डिपार्टमेंट ने बनाई है या नियोजन डिपार्टमेंट ने जो बनाई है उसमें यूथ चाहे वो हमारे पहाड़ के हों चाहे हमारे सीमावर्ती हों। खबर देहरादून के रानी पोखरी से है, जहां पर एक ही दिन में 100 आम के पेड़ों को काटे जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस घटना पर जिस नाटकीय ढंग से पर्दा डालने की कोशिश हुई वह वन और उद्यान विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। वहीं इस मामले में कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। मैंने भी आज अखबार में इस विषय को पढ़ा था और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पेड़ काटने से पहले वन विभाग व उद्यान विभाग से परमिशन ली जाती है। और मैं अपने जिला उद्यान अधिकारी का बयान देख रहा था कि उसमें कोई परमिशन नहीं ली गई है, तो उनके खिलाफ मुकदमा